हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। तो चलिए हम लोग जो दिसंबर में सीटेट होना है उसके लिए जो कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं एसएसटी का, उसके क्रम में आज ये हमारी 6th क्लास का 11th वीडियो है। 11th वीडियो क्या है, 11th चैप्टर है। इसी के साथ जो हमारी पॉलिटी वाला सेक्शन है वो भी लगभग समाप्त होने के कगार पे है। आज एक वीडियो है, एक वीडियो और आएगा जिसमें हम लोग नगर पालिका पढ़ लेंगे। आज हम लोग नगर पंचायत क्या होता है उसको पढ़ने वाले हैं। और इसी के साथ साथ जो हमारी 6th क्लास की एनसीईआरटी है नई वाली, वो समाप्त भी हो जाएगी। फिर हम लोग 7th क्लास की जो एनसीईआरटी है उधर मूव ऑन कर जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है चैप्टर में आज के। तो आज का जो चैप्टर है वो है चैप्टर 11, पॉलिटी से संबंधित है। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है आधारभूत लोकतंत्र पार्ट 2। चूँकि पार्ट 1 जो है वो हम कल देख लिए थे। हमने सरकार के कितने स्तर होते हैं, सरकार के कितने अंग होते हैं, और साथ में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ये सब भी देख लिया है। विधानमंडल क्या है, विधानमंडल क्या है, उसके जो 2 सदन होते हैं उसको भी देखा हमने। केंद्र के जो 2 सदन हैं उसको भी देखा। और जो संसद है वो किन से मिल करके बनती है, जो राज्य का विधानमंडल है वो किन से मिल करके बनता है, ये सारी चीज़ें कल की वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है एसएसटी के नाम से, आप जा करके वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। एनसीईआरटी के नाम से भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो किसी से भी जाके आप वहां देख सकते हैं। चलिए देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्थानीय सरकार है उसको, यानी कि जो स्थानीय स्वशासन है, या जिसे मतलब कि ओवरऑल उसको पंचायती राज व्यवस्था कहा जाता है। जो हमारे संविधान में जो भाग 4, मतलब कि जो हमारे संविधान का भाग 4 है उसका आर्टिकल जो 40 है उसमें इसको संवैधानिक मान्यता दी गई है। लेकिन आर्टिकल्स वगैरह आपके लेवल की चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में आर्टिकल्स वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं। वो सब जो बड़े लेवल के एग्ज़ाम है वहाँ होते हैं, वहाँ पे उन लोगों को आर्टिकल्स याद करने होते हैं। आपको जो आर्टिकल्स एनसीईआरटी में दिए हैं वही केवल देखने होंगे। वैसे तो कुछ दिया ही नहीं है आर्टिकल्स वगैरह। यहाँ तो सारे के सारे मतलब फैक्चुअल चीज़ें आपसे पूछी भी नहीं जाती हैं कि पूछी जाती हूँ सीटेट में। तो जो भी इसमें कंसेप्चुअल चीज़ें हैं वही वहाँ पूछी जाती हैं स्टेटमेंट में, और वही आपको एनसीईआरटी में दिया भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज ऑलवेज किसी न किसी के स्टेटमेंट से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। तो वैसे ही आज जो हमारा स्टेटमेंट है वो बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है महात्मा गांधी जी का, जिनके द्वारा ये कहा गया कि जो भारत की आत्मा है वो कहाँ बसती है, गाँव में बसती है। यहाँ पे क्या लिखा है कि असली भारत जो है वो गाँवों में बसता है। इसी को हम लोग कहते हैं कि जो भारत की आत्मा है वो गाँव में है। और ये स्टेटमेंट किसका है, मोहनदास करमचंद गांधी का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, मे बी कि आपसे एग्जाम में ये पूछा भी जा सके। चलिए देखते हैं। अब देखिए स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बहुत मतलब कि बैकग्राउंड दे दिया गया है। चलिए देख लेते हैं। हम लोग कुछ भी स्किप नहीं करते हैं, तो इसको भी नहीं स्किप करेंगे। बाकी पंचायती राज व्यवस्था में वैसे कुछ जानना नहीं है, बस उसके कितने स्तर होते हैं यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी समझने के लिए पूरा वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखिए, आपको बहुत अच्छी समझ हो जाएगी। चलिए कह रहे हैं कि आइए अब देखें कि सरकार जो है वो स्थानीय स्तर पर किस प्रकार से कार्य करती है। और इस अध्याय में हमारा ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों की जो स्थानीय सरकार है उस पर होगा। अगले अध्याय में फिर हम लोग जो नगर पंचायत है उसको पढ़ेंगे। यानी कि ये जो चैप्टर है ये किससे संबंधित है, तो ये जो संबंध है इसका स्थानीय स्तर जिसमें कि हम लोग क्या देखेंगे, तो जिसमें हम लोग ग्राम पंचायत को देखने वाले हैं। ग्राम पंचायत जो होता है ना उसको आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। जो अगला वीडियो होगा या अगला जो चैप्टर है उसमें नगर पंचायत के बारे में देखना है। चलिए आगे आपसे बता रहे हैं कि जो भारत है वो आकार में बहुत विशाल और विविधताओं वाला देश है। इतने दिनों से हम लोग जो यही सब पढ़ते आ रहे हैं, विविधताएं क्या है ये सब भी हम देख चुके हैं पहले ही। कह रहे हैं कि हमारे देश में लगभग कितने गांव हैं, तो आप देखिए कि 6 लाख गांव हैं। ठीक है, हमारे गांव में लगभग 6 लाख गांव हैं तथा 8000 कस्बे हैं और 4000 से अधिक आपको नगर मिल जाएंगे। ये आंकड़े इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। आगे देखिए कह रहे हैं कि जो हमारी जनसंख्या है वो लगभग 1.4 अरब पार कर चुकी है, जिसका 2/3 भाग कहाँ रहता है, गांव में रहता है। यानी कि हमारी जो ओवरऑल पॉपुलेशन है उसका 2/3 जो है वो कहाँ रहता है, तो वो रहता है गांव में। आगे देखिए इस प्रकार की जो विविधता वाला समाज है उसमें हम अपना शासन जो है वो किस प्रकार से चलाते हैं, ये सारे जो हमारे माइंड में क्वेश्चंस आते हैं वही सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर। विलेज की जो है आकृति दिखाई गई है, फिगर बना हुआ है, बहुत ही प्यारा सा दिख रहा है, आप इसको देख लीजिए।
ठीक है, आप इसका चित्र देखिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपको एक छोटे से गांव लक्ष्मणपुर की कहानी बताई जा रही है, तो चलिए देख लेते हैं। इसमें आपको ये पता चलेगा कि ये जो लक्ष्मणपुर गांव है ये कहाँ पे है, तो हिमालय में, ठीक है। तो यहाँ देखिए हिमालय की तराई में बसा हुआ एक छोटा सा गांव लक्ष्मणपुर है, वहाँ की हम लोग यात्रा करेंगे। और देखिए इस गांव में 200 घर हैं, यानी कि जो हिमालयन क्षेत्र है, कौन सा, हिमालय की तराई में बसा हुआ क्षेत्र है लक्ष्मणपुर, वो एक विलेज है, वहाँ पे लगभग 200 घर हैं और इनकी जो जनसंख्या है वो कितनी है, 700 है, ठीक है। मतलब छोटा छोटा परिवार है, बहुत बड़े बड़े परिवार नहीं है जैसे गाँव में आपको देखने को मिल जाएंगे हम लोगों के गाँव में। अब इवन एक एक लोगों के ना 12-12, 15-15 बच्चे हैं, तो उन लोगों के परिवार की बात छोड़ दीजिए। तो यहाँ जो है आप देखिए एक छोटा सा भरा पूरा परिवार है लोगों का, और इसमें से अधिकांश जो लोग हैं उनका पेशा क्या है, तो काम मतलब कि कृषि करते हैं, सब एग्रीकल्चर से ज़्यादातर लोग जुड़े हुए हैं और अपनी भूमि पर ही खेती करते हैं। गाय या जो बकरियां हैं उनको भी पालते हैं। ओवरऑल जैसे गांव में सिचुएशन होती है ना, गांव की जो ज़िंदगी होती है लगभग ऐसे ही होती है। लोग अपने खेतों में काम करेंगे और अपने कुछ जानवर भी पाल लेते हैं जिनसे दूध वगैरह भी मिल जाता है, तो खाने की भी समस्या नहीं होती, और साथ में दूध डेयरी वगैरह पे बेच देते हैं, तो उससे जो आमदनी है वो थोड़ा बढ़ जाती है। यद्यप बहुत कठिन काम होता है, बहुत ज़्यादा चोकर चूनी खाते हैं जानवर। फिर आप देखिए कह रहे हैं कुछ के संबंधी जो है वो सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, यानी कि कुछ लोग अपना गाय भैंस मतलब पाले हुए हैं, खेती कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सेना में भर्ती हुए हैं और सेना में अपनी जो है सेवाएं दे रहे हैं। कुछ युवा जो है वो आजीविका की खोज में नगर में चले गए हैं। तो अब जाहिर सी बात है गाँव में उतना ज़्यादा मतलब उतना बुनियादी चीज़ें नहीं अवेलेबल हो पाती हैं कि आप गांव में उतनी ज़्यादा आमदनी ले सकें, कि आप एक अच्छी लाइफ स्टाइल जी सकें, तो फिर पैसे कमाने के लिए लोग नगरों की ओर प्रवास कर जाते हैं। तो वही बता रहे हैं कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपनी भूमि पर ही खेती कर रहे हैं, गाय बकरियां जो है पाले हुए हैं, कुछ ऐसे हैं जो सेना में अपनी भर्ती हो गए हैं, वहाँ पे अपनी सेवा दे रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो आजीविका की खोज में शहर की ओर प्रवास कर गए हैं। आगे पूछ रहे हैं कि इस गांव की आवश्यकताएं क्या है। यद्यपि ये गांव लक्ष्मणपुर की कहानी है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि लगभग हर एक गांव की जो समस्याएं हैं एक ही जैसी हैं और आवश्यकताएं भी एक ही जैसी हैं। तो आप इसको ये मत सोचिएगा कि अरे लक्ष्मणपुर की कहानी है, अपने गांव में इस तरह की समस्या नहीं है, तो ऐसा नहीं है। हम लोगों की गांव की भी यही आवश्यकताएं हैं, इसी तरह की प्रक्रिया हम लोगों की भी गाँव में होती हैं। कुछ लोग अपना जानवर से अपना काम गुजारा बसारा कर रहे हैं, कुछ लोग खेती कर रहे हैं अपनी ही ज़मीन पर, इवन कुछ लोग तो पटाऊ वगैरह खेती लेकर के खेती कर लेते हैं, और साथ में ज़्यादातर लोग आप देखेंगे कि बेहतर आजीविका के संसाधन हो सके इसके लिए दूसरे शहरों में प्रवास कर गए हैं। इवन अपने राज्य को भी छोड़ के दूसरे राज्य में चले गए हैं। कुछ लोग तो अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश चले जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। कह रहे हैं संभवतः खेतों के लिए पानी, भारी वर्षा से खराब हुई जो सड़क है इनका रखरखाव, और गांव के जो प्राथमिक स्कूल हैं इनका रखरखाव। तो गांव के जीवन में ये दो चार चीज़ें हैं जो बेसिक ज़रूरतें हैं हमारी। जैसे अगर खेतों में पानी नहीं होगा तो क्या होगा, फिर फसल नहीं होगी, तो खेतों के लिए पानी उपलब्ध हो, ये हमारी आवश्यकता है। अगर सपोज दैट कभी अचानक से बहुत भारी वर्षा हो जाए तो सड़कों पे पानी भर जाता है, तो फिर आवागमन में समस्या होगी। तो अगर उसका भी रख रखाव होता रहे ताकि पानी वगैरह ना भरे, हम लोगों का जो आवागमन है वो बाधित ना होने पाए। और जो हमारा प्राथमिक विद्यालय है जिसे हम प्राइमरी स्कूल कहते हैं, उसमें पढ़ाई लिखाई अच्छे से होते रहे, उसका रख रखाव अच्छे से होते रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो गांव की बेसिक ज़रूरतें हैं। फिर आप देखिए आगे बता रहे हैं दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाली जो ऐसी स्थितियां होती हैं इन पर गांव के लोग किस प्रकार निर्णय लेंगे, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये संसाधन कहां से जुटाएंगे। यदि किसी भूमि को लेकर के कोई विवाद हो जाता है अथवा किसी की कृषि की उपज चोरी हो गई, सपोज दैट किसी ने अभी जो है धान का सीजन आ गया है, धान के सीजन में किसी ने 20 क्विंटल धान उपजाया, पता चला रात को वहीं खलिहान में छोड़ के आया, सुबह गया तो देख रहा है 5 बोरी गायब है। तो ये जो 5 बोरी गायब हो गई है इसके लिए आप क्या करेंगे, तो ये बात यहाँ पे बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि क्या आगे क्या होगा। गांव में ऐसे अनेक प्रश्न उठ सकते हैं, क्या ऐसी प्रत्येक समस्याओं के लिए गांव के लोग राज्य या राष्ट्र की राजधानी जा सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि नहीं जाएंगे। अब 5 बोरी अगर किसी का अनाज चोरी हो गया तो उसके लिए वो केंद्र सरकार का दरवाजा थोड़ी ना खटखटाएगा कि जाएंगे अब हम CBI जांच करवाएंगे, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो अगर ऐसी जो छोटी मोटी समस्याएं हो रही हैं गाँव में,
जैसे पानी भर गया या फिर जो है, अब पानी भरने से पता है जब बारिश अचानक से हो जाती है ना तो गाँव में बिजली वगैरह की भी बहुत समस्या हो जाती है। तो ये जो छोटी छोटी समस्याएं हैं इनसे निपटने के लिए गाँव के लोग क्या करेंगे? क्या डायरेक्ट या मतलब कि हर चीज़ के लिए, हर छोटी छोटी चीज़ के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? ऐसा तो नहीं है ना। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए गाँव में आप देखेंगे कि पंचायत होती है, ठीक है। तो पहले क्या थी, पहले तो वैसे ही पंचायत हुआ करती थी, 5 लोग बैठते थे, पंचायत करके आगे बढ़ जाते थे। लेकिन अब इसको कानूनी मान्यता मिल गई है, अब गांव में परमानेंट एक जो है प्रधान होते हैं। तो अब हम वही सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं कि जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था है वो एग्जैक्टली है क्या, और उसके काम क्या है, किस तरह से वो मतलब किस प्रक्रिया में वो आगे बढ़ती है, उनका चुनाव वगैरह कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए पंचायत कह रहे हैं भारत के प्रत्येक गांव की भांति जो लक्ष्मणपुर है यहाँ के लोगों के पास भी पंचायत नामक स्थानीय शासन व्यवस्था है। यानी कि जैसे अधिकतर गांव में आप देखेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था है, वैसे ही जिस गांव की हम लोग यात्रा कर रहे थे लक्ष्मणपुर, जो कि कहाँ था, हिमालय की तराई क्षेत्र में, वहाँ पर भी ये स्थानीय व्यवस्था है। इसे क्या कहा जाता है, तो यहाँ वहाँ पे इसको कहते हैं ग्रामीण परिषद, ठीक है। आगे देखिए पंचायत जो है वो पंचायत शासन को लोगों के समीप लाती है और निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है इसमें जो गांव के लोग हैं उनकी सक्रिय भागीदारी भी संभव बनाती है, ठीक। यही कारण है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है जिसे पंचायती राज के नाम से जाना जाता है, स्वशासन का एक रूप है। स्वशासन मतलब क्या होता है, स्वयं का शासन, यानी खुद हम लोग जो शासन करेंगे वही है स्वशासन। आगे देखिए स्थानीय समस्याओं को हल करने, विकास कार्य को आगे बढ़ाने और जो सरकारी स्कीम्स होती हैं इनके लाभ को जन साधारण तक पहुंचाने के लिए जो पंचायत है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब जैसे गाँव में आप देखिए जो विधवा, सपोज दैट कोई महिला विधवा हो गई तो जो उनकी विधवा पेंशन है उनके लिए जो प्रधान है वो मतलब काम करते हैं। वृद्धावस्था पेंशन है उसके लिए भी काम करते हैं। कुछ अदर स्कीम्स आई तो उसके लिए भी जो है गांव के जो प्रधान है वो काम करते हैं। तो वही सारी चीज़ें यहाँ बताई जा रही हैं। स्कीम्स गवर्नमेंट जो भी लाती है गांव में उसको लागू करवाना वो प्रधान का ही काम होता है। अब देखिए जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके भी 3 स्तर है। इसके पहले हमने सरकार के 3 स्तर देखे थे ना, सरकार के 3 अंग देखे थे, सरकार के 3 स्तर देखे थे। और वो जो 3 स्तर थे वो क्या था, तो वो जो 3 स्तर था वो मैंने आपको बताया था, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन। तो अब हम लोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार प्रीवियस वाले में पढ़ चुके हैं, अब हम लोग स्थानीय स्वशासन में आए हैं। तो जो स्थानीय स्वशासन है इसके भी 3 स्तर है, और वो 3 स्तर कौन है, आप देखिए। सबसे नीचे आपको क्या मिलेगा, तो गांव में जो प्रधान होते हैं यानी कि जो ग्राम परिषद उसको या फिर ग्राम पंचायत बोला जाता है, ये सबसे निचला लेवल है। उसके ऊपर आपको खंड पंचायत या पंचायत समिति या मंडल परिषद मिलेगा, ये खंड स्तर पे होते हैं, जिसमें आपने देखा होगा ब्लॉक प्रमुख वगैरह चुने जाते हैं। उसके ऊपर आप देखिए वो है जिला परिषद या फिर जिला पंचायत, और ये जिला स्तर पे चुने जाते हैं। इनमें आपको जिला पंचायत सदस्य मिलेंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष मिलेंगे, तो ये सब आपको मिल जाएंगे। तो याद रखिएगा, जैसे कल मैंने आपको बताया था त्रिस्तरीय जो हमारा मतलब कि सरकार की व्यवस्था थी, वैसे ही याद रखिएगा स्थानीय स्वशासन जो है वो भी 3 लेवल पे काम करता है। सबसे निचला लेवल है ग्राम स्तर पे ग्राम परिषद या ग्राम पंचायत, उससे ऊपर आता है खंड स्तर पर खंड पंचायत या पंचायत समिति या इसी को मंडल परिषद भी बोला जाता है। और तीसरा यानी कि हाईएस्ट लेवल जो स्थानीय स्वशासन का है वो है जिला स्तर, इसे जिला पंचायत या जिला परिषद भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है, इसको ज़रूर नोट करिएगा। आगे देखिए जो इम्पॉर्टेंट है वो आपके लिए केवल ये है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केवल ये वाला फैक्ट है। बाकी जो चीज़ें हैं ना वो स्थानीय स्वशासन को समझने के लिए हैं। तो बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो बनेगी नहीं, अगर आप पूरी वीडियो देख लेंगे तो आपको एक बेसिक समझ हो जाएगी, तो आगे चल के आपको पढ़ने में आसानी होगी। फिर आगे जब आर्टिकल्स वगैरह आएंगे तब वहाँ आपको काम आएगा। आगे देखिए कह रहे हैं कि जैसे कि ऊपर आपने चित्र देखा, वहाँ से पंचायती राज व्यवस्था के जो 3 स्तर हैं वो आपको मतलब कि दिख ही रहे हैं। कौन सा, ग्राम स्तर पे देखा हमने, खंड स्तर पे देखा और जिला स्तर पर। ये निम्न से उच्च स्तर पर कार्य करते हैं। बताया ही मैंने कि सबसे निचला स्तर है ग्राम स्तर, फिर उसके ऊपर खंड स्तर, उसके ऊपर है जिला स्तर। और ये जो प्रणाली है इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है त्रिस्तरीय प्रणाली। शब्दों से वैसे ही समझ आ रहा है, त्रि मतलब 3, स्तर मतलब स्तरीय मतलब स्तर। तो ये
ये जो अभी आपने देखा स्थानीय स्वशासन के 3 लेवल, वो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं त्रिस्तरीय प्रणाली। आगे देखिए ये जो संस्थाएं हैं ये एक साथ मिलकर के कृषि, आवास, सड़कों का जो रख रखाव है, जल संसाधन का प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य और जो सामाजिक कल्याण है, इनसे लेकर सांस्कृतिक गतिविधियों तक जीवन के सभी पक्षों से जुड़े हुए दायित्वों का निर्वहन करती हैं। यानी कि ये सब मिल के करती हैं, ऐसा नहीं है कि किसी एक का काम है। अब जैसे गाँव के जो पंचायत हैं वो पेंशन वगैरह को लेकर के, कॉलोनी हो गया, पेंशन वगैरह हो गया, उन सब के लिए जो है ध्यान देते हैं। वैसे ही आप देखेंगे जो जिला पंचायत सदस्य वगैरह होते हैं, गांव में बिजली की कोई समस्या है तो वो सोलर पैनल लगवा देंगे, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए अगर सपोज दैट कहीं पे रोड में कोई समस्या है, 200-400 मीटर की जो रोड है वो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, 500 मीटर या 1000 मीटर तक की रोड है गाँव की गलियों में, तो उसमें वो जो RCC वाला ईंट नहीं होता उसको बिछवा सकते हैं, उसमें खड़ंजा बिछवा सकते हैं, सोलर पैनल बांट सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी कि ये लोग मिलजुल करके एक दूसरे को हेल्प करके आगे जो है गांव की जो स्थिति है उसको सुधारने के लिए काम करते हैं। आगे आप देखिए ग्राम पंचायत जो होती है उसके बारे में बता रहे हैं कि आखिर ये ग्राम पंचायत होती क्या है, ठीक है। कह रहे हैं कि जो ग्राम पंचायत है जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के सबसे निकट होती है। आप ध्यान रखिएगा कि हम लोग भले ही पार्टी को लेकर के बहुत परेशान रहते हैं, कुछ लोग भाजपा के सपोर्टर हैं, कुछ लोग सपा के, कुछ लोग बसपा के, या इवन जिस भी पार्टी के जो भी सपोर्टर हैं, देखिए कि हम लोग पार्टी को लेकर के, मैं तो किसी भी पार्टी की सपोर्टर नहीं हूँ। जो लोग होते हैं आप देखिए जिस भी पार्टी का सपोर्ट करते हैं उसी के लिए एकदम मर मिटते हैं। ऐसा लगता है कि कल को जो है अगर कोई मोदी जी को पसंद कर रहा है तो मोदी जी उनके यहाँ आएंगे, भोजन वोजन उनको खुद करा के जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन आप देखिए कि जो गाँव के पंचायत के जो है प्रधान चुने जाते हैं उनके सपोर्ट में जो भी रहते हैं, या इवन चुनाव के बाद तो चाहे कोई सपोर्ट में रहा हो या ना भी रहा हो, सब अपने ही हो जाते हैं। तो वो सारी जो चीज़ें होती हैं वो चुनाव तक ही सीमित रहनी चाहिए। तो आप देखिए कि जो गांव के प्रधान होते हैं आप उनके साथ बैठ करके बातचीत करेंगे, उनके साथ अपने घर में कुछ प्रोग्राम है आप उन्हें बुला सकते हैं, उनके साथ आप खाना भी खाएंगे, उनके साथ बातचीत भी करेंगे, बीड़ी भी पियेंगे, सिगरेट भी पियेंगे। और इसी वजह से ये माना जाता है कि जो पंचायत है या जो पंचायती राज व्यवस्था है ये गांव के लोगों के सबसे निकट होती है। यानी कि अपने में से ही चुन करके आप उन्हें वो अपना ही मतलब एक ऊंचा पद दिए हैं जिसकी वजह से वो मतलब कि आप ही के लिए काम कर रहे हैं। तो ये इसी वजह से माना जाता है कि ये सबसे निकट होते हैं। आप कितना भी मतलब मोदी जी को सपोर्ट कर लीजिए, योगी जी को सपोर्ट कर लीजिए, या अखिलेश को सपोर्ट कर लीजिए, या किसी भी अरविंद केजरीवाल को ही क्यों ना सपोर्ट कर लीजिए, वो आपके साथ आकर के कभी एक कप चाय नहीं पियेंगे। लेकिन आपके गाँव के जो प्रधान हैं आप उनके साथ बैठ के चाय भी पीजिए, सिगरेट भी फूंकिए, गांजा भी पीजिए, कुछ भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि ये सबसे नज़दीक होते हैं ग्रामीण लोगों के। आगे देखिए कह रहे हैं कि ये जो है मतलब जो पंचायत के सदस्य होते हैं ये गांव के लोगों के द्वारा सीधे चुने जाते हैं, यानी कि सीधे जनता के द्वारा इनका चुनाव होता है। यद्यपि जो लोकसभा का चुनाव है वो भी जनता के द्वारा ही चुना जाते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जो नेता है ना एक बार जब लोकसभा का चुनाव जीत जाते हैं तो दोबारा दर्शन देने नहीं आते, वो अपने आप को भगवान समझते हैं। लेकिन प्रधान के साथ ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि प्रधान तो आपके आसपास ही रह रहे हैं। आगे देखिए कह रहे हैं कि जो कि मतदाता के रूप में नामांकित गांव या आसपास के गांव के वयस्कों का एक समूह होता है। ग्राम सभा में स्त्री और पुरुष अपने क्षेत्र से जुड़े सभी मामलों पर विचार विमर्श करते हैं और निर्णय लेते हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत एक प्रमुख अध्यक्ष जिसे सरपंच या प्रधान कहा जाता है का चयन करती है। समझ रहे हैं? हर एक गांव में एक चुनाव होता है जिसमें आप खुद से जाकर के वोटिंग करेंगे गांव के लोग। अब ऐसा हो सकता है ना कि एक ही जो गांव के पंचायत है वो एक ग्राम सभा है, उसमें कई सारे गांव आ जाते हैं, तो सारे लोग मिलकर के एक व्यक्ति को अपना प्रधान चुनते हैं। उन्हें कहीं कहीं सरपंच बोला जाता है और कहीं कहीं प्रधान। हम लोगों के गाँव में उन्हें प्रधान बोला जाता है, लेकिन आप मतलब कई जगहों पर आप देखेंगे कि उन्हें सरपंच भी कहा जाता है। आगे देखिए कह रहे हैं कि गत वर्षों में अधिक से अधिक महिलाएं सरपंच बनी हैं। यानी कि अभी कुछ जो बीते हुए साल हैं उनमें ये देखा गया है, ये बदलाव देखा गया है कि जो महिलाएं हैं, कई सारी महिलाएं हैं जो प्रधान बनी हैं या सरपंच बनी हुई हैं। तो इसके पीछे एक और रीज़न है कि महिलाओं को ना 33% रिजर्वेशन मिला है। ठीक है, ये जो रिजर्वेशन है फीमेल्स को, इस वजह से भी
अधिकाधिक जो महिलाएं हैं वो चुनी जा रही हैं, वरना तो पुरुष जो है उन्हें कहीं से भी आगे ना आने देते। ये देखिए, ये पंचायत का एक चित्र दिखाया गया है, आप इसको देख सकते हैं। बीच वाले जो होंगे ना वो प्रधान ही होंगे, आप समझ लीजिए। आगे देखिए, अब कुछ आदर्श जो पंचायतें हैं उनके बारे में बताया गया है। यहाँ पे देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक मतलब कि सेक्शन दिया हुआ है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। आपको क्या दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है। इससे आप जानिए कि आप जो हम लोग होते हैं ना कि ट्रांसजेंडर को बिल्कुल भी मान्यता नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ देखिए एक ट्रांसजेंडर को लोगों ने मान्यता दी, समाज ने उनको एक्सेप्ट किया, तो उन्होंने अपनी सोसाइटी के लिए कितना कुछ किया है। ये चित्र आप देखिए, ये जो चित्र है ये किनका है, तो इनका नाम है दयानेश्वर कांबले। क्या नाम है इनका, दयानेश्वर कांबले हैं, और ये एक ट्रांसजेंडर हैं। ठीक है, कहाँ की हैं, तो महाराष्ट्र का सोलापुर जिला है, वहाँ पे एक गांव है तरंगफल गांव। तो उस तरंगफल गांव में 2017 में इन्हें सरपंच चुना गया। अब देखिए इनका आदर्श वाक्य क्या है, तो जो दयानेश्वर कांबले हैं इनका आदर्श वाक्य है लोक सेवा ग्राम सेवा, यानी गांव की सेवा जनता की सेवा है। ठीक है, जो लोक सेवा गांव सेवा है ये जनता की सेवा है। ठीक है, अब याद रखिएगा ये स्टेटमेंट आपसे पूछा जा सकता है, क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है इनके बारे में। और क्यों दिया है, ताकि आप जानें कि आप जो है हर एक के प्रति अपने विचार जो है उदार रखें। ये मत सोचें कि कोई ट्रांसजेंडर है तो वो क्या कर सकता है, उनका केवल काम ही है नाच गाना करना, भीख मांगना। तो इस तरह की जो आपकी मेंटालिटी है, जो सोसाइटी ने इतने सालों से बना के रखी है, उससे ऊपर उठें। देखें कि आजकल जो ट्रांसजेंडर हैं वो इस तरह से मतलब कि सोसाइटी के लिए अपने आगे भी आ रही हैं। अब एक बात और जानिए, चूंकि ये चुनाव से चुनी गई हैं, कुछ ऐसा तो है नहीं कि पढ़ के ये आईएएस बनी है, सिर्फ चुनाव की वजह से हुआ है। तो इसका मतलब है कि जो पब्लिक है उन्होंने इनको एक्सेप्ट किया है, पब्लिक ने इन्हें मान्यता दी है, पब्लिक ने इन्हें स्वीकार किया है, तभी एक ट्रांसजेंडर होते हुए इन्होंने अपने गाँव में प्रधान का पद हासिल किया और अपने गाँव के लिए फिर काफ़ी कुछ किया भी है। अब देखिए, जो कांबले हैं इन्होंने ये सरपंच बनने के लिए 6 अन्य उम्मीदवारों को पराजित भी किए। तो सोचिए, एक ट्रांसजेंडर होते हुए इन्होंने 6 अन्य उम्मीदवार, जिसमें महिला और पुरुष दोनों रहे होंगे, उनको इन्होंने पराजित किया है। उसके बाद ये क्या बनी है, मतलब सरपंच बनी है। आगे देखिए, यहाँ हमने देखा ये कहाँ का एग्जाम्पल था, ये महाराष्ट्र का एग्जाम्पल था। आगे देखेंगे मध्य प्रदेश का भी एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखिए ये जो महिला हैं ये प्रधान है, इनकी सादगी देख के क्या आपको लग रहा है कि नहीं मतलब कि ये प्रधान होंगी, तो ये क्या होता है ना, ये जो सादगी होती है ये अपनों को आपस में जोड़ के रखती है। गांव के लोगों के बीच अगर आप उन्हीं के बीच से उठ करके थोड़ा कुछ प्राप्त किए हैं और उसके साथ आप उसके बाद भी उन्हीं के जैसे हैं, तो गांव को अपनापन फील होता है कि हाँ हमने सच में अपने में से किसी को जो है कुछ दिया है, तो वो हमारे लिए खड़े हैं। ठीक है, अब देखिए मध्य प्रदेश का एक गांव है जिसका नाम है खांडवी गांव। यहाँ से भील समुदाय, ये जो महिला हैं जो मतलब कि सरपंच बनी हैं, वो किस समुदाय से बिलोंग करती हैं, तो भील समुदाय से बिलोंग करती हैं। इनका नाम क्या है, इनका नाम है वंदना बहादुर मैदा। ठीक है, अब वो खाने वाला मैदा नहीं, तो वंदना बहादुर जो मैदा है, इन्होंने जो है पितृसत्तात्मक जो मान्यताएं हैं कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती, सब कुछ तो पुरुषों का ही होता है। इवन देखने को मिलेगा कि जो गांव की पंचायतें हैं उसमें मतलब पति प्रधान टाइप की व्यवस्था चल रही है। महिलाएं भले ही प्रधान होती हैं, लेकिन सारा राजकाज जो है, जो सारा काम है वो पुरुष देखते हैं। महिलाओं को घर की जो 4 दीवारी है उसमें बंद रहना पड़ जाता है। तो उसी के लिए बता रहे हैं कि इन्होंने जो पितृसत्तात्मक मान्यता है इसके विरुद्ध जाकर के गाँव की ये पहली महिला सरपंच बनी हुई हैं। ठीक है, और अब देखिए इन्होंने गाँव की जो महिलाएँ हैं इनको सभा की बैठकों में आने के लिए प्रेरित किया और शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसी जो गंभीर समस्याएं हैं इनको उठाया। गांव में ये सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के जागरूकता नहीं है, और साथ में उतनी ज़्यादा चीज़ों की उपलब्धता भी नहीं है। गांव में आपको नज़दीक में हॉस्पिटल्स वगैरह भी नहीं मिलते हैं। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे इस तरह की जो समस्याएं हैं उसको इनके द्वारा उठाया गया और दूर दूर तक व्यापक रूप से इनको इस वजह से पहचान भी मिली है। वंदना की ये यात्रा दर्शाती है कि किस प्रकार महिलाएं ग्रामीण भारत को बदलने में नेतृत्वकारी भूमिका निभा सकती हैं। तो ये मतलब आप समझिए। अब एक बात और देखिए, गांव में अक्सर ये देखने को मिलता है जो गांव के पुरुष होते हैं वो अक्सर कमाने के लिए गांव से बाहर चले जाते हैं, तो जो महिलाएं हैं ना वो
लगभग गांव में ही रह जाती हैं। भले ही गांव में खेती करेंगे, अपने खेत में खेती करें या दूसरों के खेत में खेती करें, लेकिन लगभग उनका जो जीवन है ना वो गांव में गुजर जाता है। तो वो ज़्यादा जो है गांव से जुड़ी रहती हैं, वो मिट्टी से ज़्यादा जुड़ी हैं। इस वजह से गांव में क्या समस्याएं हैं वो महिलाएं बहुत अच्छे से समझ सकती हैं पुरुषों की अपेक्षा, ये मेरा मानना है। आगे देखिए, आगे अब देखिए एक और जो है एग्जाम्पल दिया हुआ है महाराष्ट्र का अहमदनगर जिला। यहाँ पे एक गांव है हिवरे बाजार। तो जो हिवरे बाजार गांव है ये कहाँ का है? महाराष्ट्र का। अब देखिए यहाँ पे बार बार सूखा पड़ने और कम कृषि उपज से ये प्रभावित है, यानी कि बार बार यहाँ सूखा पड़ रहा था जिसकी वजह से जो उत्पादन था वो काफ़ी कम हो गया था। फिर आप देखिए पोपटराव बागुजी पवार। तो ये एक व्यक्ति का नाम है पोपटराव बागजू पवार। ये सरपंच बने और इन्होंने सरपंच बनने के बाद अन्ना हजारे के वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण और लाखों पेड़ लगाने का जो मॉडल है उसको स्टार्ट किया। और इनके फिर प्रयासों से जो ग्रामवासी हैं ये सहयोग भी दिए। अगर देखिए प्रधान अगर कोई भी काम करने के लिए आगे आएंगे वो जो कि उनके गांव के हित में हो, तो जो पब्लिक है ना वो अपने आप ही उनके सपोर्ट में आ जाती है। तो आप देखिए कि जब ये आगे आए तो गांव के जो अन्य लोग रहे वो उनको सहयोग किए और फिर कुछ ही वर्षों में यहाँ जो हिवरे बाजार में इतना सूखा पड़ रहा था, पेड़ वगैरह की कमी हो गई थी, वहाँ पे सूखा जो है वो ख़त्म हुआ, गाँव समृद्ध हुआ, हरा भरा बन गया। और फिर उसके बाद आप देखिए कि जो पोपटराव पवार हैं इनको 2020 में किससे सम्मानित किया गया? तो जो हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है 3रे नंबर का, उससे सम्मानित किया गया। आप सबको पता होगा कि सबसे ऊपर है सबसे ऊपर है भारत रत्न, भारत रत्न के बाद आता है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण के बाद आता है पद्म भूषण, उसके बाद आपको मिलेगा पद्मश्री। तो जो पद्मश्री अवार्ड है यही जो है इनको प्राप्त किया गया, मतलब प्रदान किया गया 2020 में। किसको? पोपटराव पवार को। तो इसको याद रखिएगा। आगे हम देखेंगे, और मुझे लगता है मैंने गलती से ये बोल दिया कि 3रा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, तो 3रा नहीं होगा, 4था होगा। क्यों? क्योंकि सबसे ऊपर तो भारत रत्न आता है, भारत रत्न, उसके बाद आप फिर देखिए आता है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, उसके बाद आप देखिए आएगा पद्म भूषण, फिर आएगा पद्म भूषण और लास्ट में आते हैं पद्मश्री का नंबर, पद्मश्री। तो इसका मतलब है कि ये इन्हें 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला हुआ है इंडिया का। और नाम क्या है इनका? पोपटराव पवार। और ये कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के अहमदनगर के। कब मिला था? 2020 में। चलिए आगे देखते हैं। ये जो स्टोरीज आपको दी हुई है ना ये सीखने के लिए होती हैं कि अगर आपको भी कल को कहीं पे भी किसी भी पद पे हैं तो आप अपनी जिम्मेदारियों को समझें, देखें, इनसे सीख लें कि आप अगर कुछ करेंगे तो आपको भी सम्मानित किया जा सकता है, आपका भी नाम इस तरीके से। अब सोचिए एनसीईआरटी की बुक्स में हम जिनका नाम पढ़ रहे हैं ये उनके लिए कितने गर्व की बात है। मतलब आसान नहीं है भैया कि आप एनसीईआरटी जैसी बुक जो कि हर जगह मान्य है, हर एग्ज़ाम में जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट बुक में आपको आपका एग्जाम्पल दिया जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। आगे देखिए, आगे कह रहे हैं ग्राम पंचायत की सहायता के लिए एक पंचायत सचिव भी होते हैं। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत जो होती है इसकी सहायता के लिए एक पंचायत सचिव होते हैं जो बैठकों के आयोजन और अभिलेखों के रख रखाव जैसे जो प्रशासनिक कार्य है उनको करते हैं। अधिकांश जो ग्राम पंचायत हैं इसमें एक प्रशासनिक अधिकारी भी होता है जिसे भारत के कई भागों में क्या बोला जाता है? पटवारी कहा जाता है। ठीक है, फिर आप देखिए ये पटवारी वाला क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, एक बार दरोगा वाला क्वेश्चन पूछा गया है, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। पटवारी कौन है? तो आप देखिए अधिकांश जो ग्राम पंचायतें हैं इसमें एक प्रशासनिक अधिकारी होता है, इसी को भारत के कई भागों में क्या कहा जाता है? पटवारी कहा जाता है। फिर आप देखिए जो पटवारी हैं ये गाँव के भू अभिलेखों का रख रखाव रखते हैं। पटवारी लिख लीजिए, यहाँ पटवारी लिखिए, पटवारी, उसके बाद यहाँ लिखिए इनका काम क्या है। तो ये प्रशासनिक अधिकारी होते हैं ग्राम पंचायतों में, और क्या काम करते हैं? तो ये भू लेखों का रख रखाव करते हैं। ठीक है, इसको अपने नोट्स में नोट डाउन जरूर कर लीजिए। आगे बता रहे हैं कि कई जगह तो उसके पास जो मतलब कि पुरानी पीढ़ियाँ होती हैं जो बीत गई हैं उनके पूरा लेख मतलब पुराने मानचित्र होते हैं ना वो भी आपको मिल जाएंगे। किनके पास? पटवारी के पास। तो इसको याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर से बता रही हूँ ये पूरी की पूरी लाइन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए स्टार बना दे रहे हैं। आगे देखिए, और हाँ अगर आप चाहते हैं कि ये PDF आपको मिल जाए तो अगर आप खुद से डाउनलोड करना चाहते हैं तो कैसे डाउनलोड करें उसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया है। और अगर खुद से डाउनलोड नहीं करना चाहते तो PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है जुनून पढ़ाई का। क्या नाम है? जुनून पढ़ाई का हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है।
आगे देखिए, आगे हम देखेंगे एक पंचायत है बाल हितैषी पंचायत, इनके द्वारा कुछ पहल की गई है, इसको याद रखिएगा, देख लीजिए। कह रहे हैं कि पंचायतों को सभी ग्रामवासियों की बात सुननी होती है, जिसमें बच्चे भी सम्मिलित होते हैं। बाल हितैषी पंचायत की पहल से बच्चों की भलाई से जुड़े हुए मामले पर स्वयं बच्चों को अपने विचार और राय रखने का अवसर मिलता है। अनेक राज्यों में नियमित रूप से बच्चों की बाल सभाएं और बाल पंचायतों में उनकी भागीदारी जो है वो प्रोत्साहित करने के कदम उठाए गए, जहां गांव के बड़े बुजुर्ग उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास भी करते हैं। आगे देखिए, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, महाराष्ट्र का ही एग्जाम्पल है। जो महाराष्ट्र है उसमें कुछ बाल पंचायतों ने बाल श्रम और बाल विवाह को समाप्त करने का निर्णय लिया। ठीक है, बाल पंचायत के सदस्य एक साथ मिलकर के जो अभिभावक हैं, यानी कि जो हमारे गार्जियंस हैं, जो हमसे बड़े हैं, जो हमारे देख रेख करते हैं, वो या जो वयस्क लोग हैं, इनको समझाते हैं, और जो बच्चे हैं जिन्होंने विद्यालय छोड़ दिया है उन्हें दोबारा से विद्यालय भेजने और मतलब कि जो स्पेशली जो किया जाता है बालिकाओं, जो कि विद्यालय छूटने में सबसे ज़्यादा जो है आप देखेंगे कि जो बालिकाएं होती हैं उनका विद्यालय जल्दी छूट जाता है। जैसे मेरा ही विद्यालय, ग्रेजुएशन वगैरह तो मैंने अपने घर से ही किया है, इंटर के बाद से हम लोग अपने घर से ही पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो तो निरंतर पढ़ाई कर रहे हैं, इस वजह से चीज़ें ठीक है। वरना अगर छूट जाती, अक्सर लोग छोड़ ही देते हैं, घर के कामों में इतना बिजी हो जाते हैं कि फिर पढ़ाई आगे नहीं हो पाती है। तो वही यहाँ बता रहे हैं कि जो बालिकाएँ हैं इनको भी पढ़ाएँ, और पढ़ने में मतलब कि जो पढ़ने का उनका समय है उसमें उनकी शादी न करें, जल्दी उनका विवाह न करें। तो इसके लिए महाराष्ट्र में जो बाल हितैषी पंचायत है उनके द्वारा पहल की गई। क्या पहल की गई कि जो बच्चे जिन्होंने विद्यालय छोड़ दिया है उन्हें दोबारा से विद्यालय भेजें, और जो बालिकाएं हैं, छोटी जो बच्चियां हैं, उन्हें पढ़ाई की उम्र में उनकी शादी जल्दी से ना करके मतलब कि उनको पढ़ने का मौका दें। आगे देखिए, कह रहे हैं बहुत सी ग्राम पंचायतों ने बाल हितैषी पहल के लिए उन्हें मतलब पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। यहाँ पे सिक्किम का एग्जाम्पल दिया गया है, यानी कि जो बाल हितैषी पंचायत है ना, इन्हें कई अवार्ड्स भी मिलते आए हैं, जिसमें एक एग्जाम्पल सिक्किम का दिया गया है। अब देखिए, सिक्किम में एक मतलब कि गांव है जिसका नाम है सांगखू राधु खांडू गांव। ठीक है, यहाँ पे बच्चों की आवश्यकताओं और अधिकारों को काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया जाता है। और अब देखिए, पंचायत ने बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या किया है, विद्यालयों के परिसर की जो दीवारें हैं वो बनवाई हैं। उन्होंने विद्यालयों में रसोई घर बनवाए ताकि बच्चों को विद्यालय में ही सफाई से बना हुआ भोजन, यानी जो MDM है वो मिल सके। क्या मिल सके, तो जो मध्याह्न भोजन स्कीम है ना, वो उनको उसके तहत सफाई से स्वच्छ भोजन मिल सके। उनके इन प्रयासों के कारण सांगखू राधु खांडू गाँव को बाल हितैषी ग्राम पंचायत घोषित किया गया। ठीक है, तो कहाँ की ग्राम पंचायत है जिसको बाल हितैषी ग्राम पंचायत घोषित किया है गया है, तो सिक्किम की है, और नाम क्या है, सांगखू राधु खांडू गांव। ठीक है, आगे देखिए एक और मतलब उदाहरण दिया हुआ है राजस्थान का। और राजस्थान में देखिए कि कुछ दशक पूर्व बंकर रॉय द्वारा आरंभ की गई जो बेयरफिट कॉलेज है, इसकी शाखा बाल संसद, इसने राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों के वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा और लोकतांत्रिक भागीदारी के माध्यम से सशक्त बनाया। तो याद रखिएगा, ये कहाँ की है, ये बेयरफुट कॉलेज की जो शाखा है बाल संसद, ये कहाँ है, तो राजस्थान में। आगे देखिए, आगे आपको बता रहे हैं कि 8 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं रात्रि स्कूल की संसद की तरह के चुनावों के माध्यम से शासन की जो प्रक्रिया है, लोकतंत्र और सामाजिक दायित्व, इसके बारे में जानते सीखते हैं। इनकी जो संसद है वो मतदाता के पहचान पत्र और उनके प्रचार प्रसार सहित जो औपचारिक प्रक्रियाएं हैं इनका पालन भी करती हैं। और इधर देखिए, जो निर्वाचित प्रतिनिधि मंडल है इनका गठन करते हैं, जो कि विद्यालय प्रबंधन का निरीक्षण और सामुदायिक आवश्यकताओं का भी समर्थन करते हैं। आगे देखिए, ये जो पहल है ये बच्चों के नेतृत्व में गुण और सामाजिक जागरूकता को विकसित करती है। अब इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि समझाया जाए, इस वजह से पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, जिससे बच्चे जो है वो सामाजिक मानदंड और चुनौती देने में समर्थ होते हैं और परिवर्तन की जो परोपकारी है वो भी कर सकते हैं। परोपकारी नहीं, पैरोपकारी। अब देखिए, समाज के विकास के लिए शिक्षा तक पहुंच, स्वच्छता और जो सामाजिक समानता है, ऐसे ये प्रदान करने के लिए जो बच्चे हैं वो सक्रिय रूप से इन समस्याओं को उठाते हैं। जो बाल संसद है, इन कार्यों के कारण उन्हें 2001 में क्या मिला है, वर्ल्ड चिल्ड्रन ऑनररी अवार्ड सहित कई पुरस्कार मिले हैं। तो ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि जो वर्ल्ड चिल्ड्रन ऑनररी अवार्ड 2001 है ये किसको मिला है, तो बाल संसद को मिला है। या बाल संसद जो मतलब जगह जगह पे चल रही है उनको मिला हुआ है। यहाँ देखिए, ये बाल संसद में एक व्यक्ति हैं जो भी मतलब कि बता रहे हैं, बालक हैं ये भी, ऐसा नहीं है कि बहुत बुजुर्ग हैं, तो यही है बाल संसद। आगे देखिए,
यहाँ पे आपको पंचायत समिति और जो जिला परिषद है इसके बारे में बता रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। कह रहे हैं हाँ, कह रहे हैं इसी प्रकार की संस्थाएं खंड स्तर और जिला स्तर पर भी होती हैं, जो कि ग्राम स्तर से ऊपर होती हैं। कुल मिलाकर के जो खंड स्तर और जिला स्तर की पंचायत होती है वो गांव पंचायत से ऊपर होती है। और यहाँ पे चित्र वगैरह का बताया गया है, मतलब ऊपर हमने जो देखा था ना आरेख, इसी के बारे में बता रहे हैं कि सबसे नीचे था गाँव पे, फिर खंड स्तर, उसके बाद जिला स्तर, तो वही यहाँ बता रहे हैं। आगे देखिए, कह रहे हैं खंड स्तर पर जो पंचायत समिति है ये पंचायत समिति जिला परिषद के बीच की कड़ी होती है। तो खंड स्तर जो है, खंड स्तर पर जो पंचायत समिति होती है ये गांव पंचायत और जिला परिषद के मध्य की कड़ी होती है। ऊपर हमने दिखाया था ना अभी कि नीचे क्या था, गांव वाला था, फिर ऊपर देखिए खंड स्तर पर था और ऊपर सबसे ऊपर था जिला स्तर पर। तो वही कह रहे हैं कि जिला स्तर और गांव स्तर के मध्य की कड़ी कौन होती है, खंड स्तर की जो पंचायत होती है, जिसमें प्रमुख कौन होते हैं, ब्लॉक प्रमुख होते हैं। आगे देखिए, कह रहे हैं कि इन संस्थाओं के सदस्य स्थानीय लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, परंतु उनमें क्षेत्र के गांव के जो सरपंच और राज्य की विधानसभा के जो स्थानीय सदस्य जैसे अन्य सदस्य भी हो सकते हैं। आगे देखिए, जो पंचायत समिति है इसका गठन राज्य दर राज्य भिन्न भिन्न तरीके से होता है। ऐसा नहीं कि एक ही जैसी व्यवस्था हर जगह हो, तो सेम व्यवस्था हर जगह नहीं है। हर राज्य में अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं आपको मिलेंगी, परंतु स्थानीय जनता की जो भागीदारी है इसको मजबूत करने में उनकी जो भूमिका है वो समान रहती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि मतलब थोड़ा सा व्यवस्थाएं अलग है तो पता चला कि इनडायरेक्ट रूप से जो है ग्राम पंचायत या जिला पंचायत को चुना जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। चुनाव जो है सबका एक ही होगा, सबका डायरेक्ट रूप से ही होगा। तो ये जो प्रक्रियाएं हैं वो आपको समान ही मिलेंगी। और ये सभी ग्राम पंचायतों की जो विकास योजनाएं हैं इन्हें एकत्रित करके क्रमशः जिला या राज्य स्तर पर प्रस्तुत करती हैं। तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, ये जो विकासात्मक कार्य और ग्रामीण इलाके हैं इनमें 12 सड़कों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जो ग्राम सड़क योजना जैसे सरकारी योजनाएं हैं इसके लिए धनराशि आवंटन करने में भी मदद करती है। और सभी तीनों स्तरों पे जो विशेष नियम हैं वो बनाए गए हैं ताकि जन समुदाय से अनुसूचित जाति और जो अनुसूचित जनजातियां हैं यानी कि जो SC और ST है इनके, यानी ये वंचित श्रेणी में आते हैं ना, तो ऐसे वर्ग के लोगों की जो भी आवश्यकताएं हैं इन्हें पूरा किया जा सके और उनकी जो समस्याएं हैं उन्हें सुनी जाए। और इन संस्थाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखने का भी प्रावधान किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा स्थानीय स्वशासन है, ये जो हमारा जो पंचायती राज व्यवस्था है, फिर चाहे वो केंद्र स्तर पर, फिर चाहे वो मतलब ग्रामीण स्तर पे हो या खंड स्तर पे या फिर जिला स्तर पर, इन सभी में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित हैं या 33%, यानी अगर 100 सीट पे चुनाव होना है तो 33% जो सीटें हैं या 33 जो सीटें हैं उस पे केवल और केवल महिलाएं ही चुनाव लड़ेंगी, ठीक है। आगे देखिए, अब जैसे ऐसा नहीं महिलाएं ही चुनाव लड़ेंगी तो जितने भी प्रत्याशी होंगी सबके सब महिलाएं होंगी, तो चाहे जो विजेता होगा किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे वो OBC से हो, जनरल से हो या किसी भी कैटेगरी से हो, अंततः जीतेंगी कोई ना कोई महिला ही। तो इसी वजह से जो महिलाओं की भागीदारी है वो बढ़ी भी है। आगे देखिए कह रहे हैं कि हमें ये याद रखना चाहिए कि पूरे देश के जो विभिन्न राज्य हैं इसमें पंचायती राज संस्थाओं के गठन और जो कार्य हैं इसमें काफ़ी विविधताएं भी हो सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन संस्थानों पर राज्यों का अधिकार है किंतु उनके लक्षण समान हैं। ये ग्रामवासियों को अपने गांव और स्थानीय क्षेत्रों में प्रबंधन और जो विकास के कार्य हैं इनमें सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट करने में सक्षम भी बनाती हैं। अब देखिए, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, क्या बता रहे हैं आपको कि जो शासन पर एक पुस्तक लिखी गई है अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है। और कौटिल्य कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे। तो अब देखिए, कह रहे हैं शासन पर अर्थशास्त्र जो है वो एक प्राचीन ग्रंथ है जिसे लगभग 2300 साल पहले कौटिल्य, जिन्हें बाद में चाणक्य या इन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, इनके द्वारा लिखा गया, ठीक है। इस ग्रंथ में अन्य विषयों के साथ साथ जो राज्य का गठन है उसका संचालन कैसे किया जाए, अर्थव्यवस्था कैसे समृद्ध हो सकती है और शासक के क्या कर्तव्य हैं तथा युद्ध किस प्रकार से किए जाएं, इन सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से बताया गया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एकदम नोट कर लीजिए अब इसको अपने नोट्स में कि ये जो अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ है इसमें किसके बारे में बताया गया है। तो इसमें राज्य का गठन, उसका संचालन कैसे हो, कैसे अर्थव्यवस्था समृद्ध हो सकती है और शासक के यानी कि राजा के क्या कर्तव्य होते हैं और साथ साथ में युद्ध जो है वो किस प्रकार से किए जाएं, इन सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से बताया गया है। वैसे अर्थशास्त्र देख के तो लग रहा है कि जो अर्थशास्त्र है उसमें केवल और केवल जो है मतलब अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो उस टाइप के बारे में बताया गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं
नहीं है। उस पुस्तक में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। आगे देखिए, आगे बता रहे हैं कि जो शासन कला है इसके विशेषज्ञ कौटिल्य ने ये भी समझाया है कि किस प्रकार गांव से लेकर के जो प्रादेशिक राजधानी है तक का पूरा एक प्रशासनिक ढांचा बनाया जा सकता है। तो ये भी याद रखिएगा। आगे देखिए, जो राजा है वो प्रत्येक 10 गाँव पर एक संग्रहण यानी उपजिला मुख्यालय, 100 गाँव पर एक करवाटिका यानी जिला मुख्यालय, प्रत्येक 400 गाँव पर द्रोणमुख और 800 गाँव पर एक स्थानीय प्रांतीय मुख्यालय स्थापित करें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे यही पूछ सकते हैं कि जो उप जिला मुख्यालय है, अर्थशास्त्र में उप जिला मुख्यालय को क्या कहा गया है? संग्रहण कहा गया है। 100 गांव पे जो जिला मुख्यालय लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? करवाटिका। और जो 400 गांव पे मतलब कि द्रोणमुख है ये, और साथ में 800 गांव में जो प्रांतीय मुख्यालय है उसे क्या कहेंगे? स्थानीय। तो ये अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है। आगे देखिए, आगे हम देखेंगे कि जो आधुनिक भाषा है उसमें उक्त 4 प्रवर्गों के क्या नाम देंगे। ये सारी बातें यहाँ नहीं देखनी है। अब ये हमारा चैप्टर समाप्त हुआ है, इसका सारांश देख लेते हैं कि आगे बढ़ने से जो पहले होता है, मैंने कई बार बताया है, रोज़ ही बताती हूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है आपने पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा है उसका सारांश दिया रहता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखिए, कह रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्थानीय सरकार है इसको त्रिस्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत गठित किया जाता है। अभी ऊपर बताए ही हैं। आगे बता रहे हैं पंचायती राज जो व्यवस्था है इसमें लोकतंत्र, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष भागीदारी और उनके निर्वाचित जो प्रतिनिधि हैं इनके द्वारा कार्य किया जाता है। इसको भी याद रखिएगा। लास्ट में देखिए कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वशासन का अधिकार देती हैं ताकि वे अपने मामले स्वयं सुलझा सकें और विकासात्मक कार्यों में सहयोग दे सकें। ठीक है, तो ये रही आज की क्लास। आई होप आपको अच्छा लगी होगा, सब कुछ समझ भी आया होगा। अब देखिए, अब अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो ज़्यादातर जो चीज़ें थी ना वो आपके समझने के लिए थी, कुछ ही चीज़ें थी जो मतलब इम्पॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बताया। लेकिन अभी स्थानीय स्वशासन का एक सिंपल सा नोट्स आप बना सकते हैं जो आज की वीडियो में हमने देखा। यहाँ लिखिए स्थानीय स्वशासन। ठीक है, स्थानीय स्वशासन। वैसे ये बहुत बड़ा है लेकिन आगे हम लोगों को ये सब देखने को मिलेगा। हम लोग एनसीईआरटी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी में जो है ये बच्चों के लिए बुक है। 6 क्लास के जो बच्चे हैं वो बच्चे ही होते हैं, तो उसमें उनको जितना जानने की आवश्यकता है उतना चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, तो आपने डाला है स्थानीय स्वशासन। अब देखिए इसके 3 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? इसके 3 स्तर होते हैं। ठीक है, अब ये 3 स्तर कौन से हैं? तो 3 स्तर में आप देखिए सबसे नीचे है ग्राम पंचायत। ठीक, ग्राम पंचायत। ऊपर है खंड पंचायत या खंड स्तर पे खंड पंचायत, और ऊपर सबसे ऊपर है जिला स्तर पर जिला पंचायत। ठीक है, यहाँ पे इसको ये आपने देख लिया। आगे आप लिख सकते हैं कि ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होती है। पंचायती राज जो व्यवस्था ये प्रणाली कैसी है? त्रिस्तरीय होती है। प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, यानी कि जनता जो है वो प्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव करती है, और जो चुने जाते हैं उन्हें कहीं कहीं पे सरपंच और कहीं कहीं पे प्रधान भी कहा जाता है। ठीक है, तो यही इसका जो है आज की जो चैप्टर रहा है उसमें ये कुछ बेसिक चीज़ें रही हैं जो आपको जाननी चाहिए। अर्थशास्त्र के बारे में जो बताया वो याद रखिएगा और जो एग्जाम्पल्स हैं उन्हें देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये रही आज की क्लास। आई होप आप लोगों को क्लास एकदम समझ आई होगी। एक एक पॉइंट डिस्कस करते हुए चलते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद रहती है कि आप लोगों को सारे पॉइंट्स क्लियर होते होंगे। चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई करते रहें और अपना प्यार हमारे वीडियो पर देते रहें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।